हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोगों की दूसरी प्रैक्टिस है। जो बच्चे पहली प्रैक्टिस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बन गया है, वहां से पहली प्रैक्टिस ज़रूर देख लें, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सीरियल से चलेगी। और मेरे समझाने में यदि कोई गलतियां हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि परिपक्वता और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। परिपक्वता एक कृत्रिम प्रक्रिया है, अधिगम प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों का परिणाम है, परिपक्वता केवल सीखने के बाद ही आती है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि परिपक्वता एक कृत्रिम प्रक्रिया है। नहीं, परिपक्वता एक प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है। कौन सी? प्राकृतिक और जैविक। ठीक ना। यह हमारे जीन और आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। जैसे कि एक निश्चित उम्र में बच्चे के दांत निकलना या मांसपेशियों का मजबूत होना। मांसपेशियों का मजबूत होना यह प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं। ठीक ना। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अधिगम प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। नहीं, अधिगम मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय प्रक्रिया है। एक वातावरणीय प्रक्रिया है। यह अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण से प्राप्त होता है। जैविक रूप से हम तैयार होते हैं, लेकिन सीखना जो है वह प्रयासपूर्ण होता है। ये ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों का परिणाम है। तो बाल विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो केवल उम्र बढ़ने या केवल शिक्षा से पूरी नहीं होती। जब एक बच्चा शारीरिक रूप से परिपक्व तो होता है और साथ ही नए अनुभव प्राप्त करता है, तभी उसका जो है सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि परिपक्वता केवल सीखने के बाद ही आती है। यह इसका उल्टा होता है। किसी चीज़ को सीखने के लिए पहले उस स्तर की परिपक्वता का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? परिपक्वता का। ठीक ना। जैसे जब तक एक बच्चे के पैर की मांसपेशियां परिपक्व नहीं होंगी, वह चलना नहीं सीख सकता। ठीक ना। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे कि विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है कि विकास अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण को दर्शाता है? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा। तो सबसे पहले लेव वाइगोस्की के बारे में जानिए। लेव वाइगोस्की को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जानते हैं। ठीक ना। और वाइगोस्की का मानना था कि अधिगम विकास से पहले होता है। अधिगम विकास से पहले होता है। इनके अनुसार बच्चा पहले समाज और संस्कृति के साथ क्या करता है? अंतःक्रिया करता है, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। लेव वाइगोस्की कहते हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। पियाजे का मानना था कि विकास अधिगम से पहले होता है। विकास अधिगम से पहले होता है। यानी जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है और वह परिपक्व होता है, वैसे वैसे उसके सीखने की क्षमता बढ़ती है। अगला क्या है कि बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर को किसके लिए जानते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जानते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जानते हैं। इसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। ठीक ना। स्किनर एक व्यवहारवादी थे। क्या थे? व्यवहारवादी थे। उनका मानना था कि सीखना
पुरस्कार और दंड के परिणामों पर निर्भर करता है। BF स्किनर का मानना था, ठीक ना। बाकी अल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं, तो बंडूरा को सामाजिक अधिगम के लिए जानते हैं, सामाजिक अधिगम के लिए, यानी सोशल लर्निंग थियरी के लिए, ठीक ना। बंडूरा के अनुसार लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसका अनुकरण करके सीखते हैं, ये अल्बर्ट बंडूरा का कहना है। लेकिन इसका ऑप्शन है मेरे बच्चे लेव वाइगोस्की, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में अधिगम को विकास के साथ कैसे जोड़ सकती है, केवल रटने पर जोर देकर, छात्रों की विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर और उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके, पाठ्यक्रम को बहुत कठिन बनाकर, छात्रों की आयु के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करके। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि केवल रटने पर जोर देकर। केवल रटना शब्द ये निगेटिव है, अगर ऑप्शन में केवल रटना शब्द आपको दिखे तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता है, बल्कि रटने के बजाय जो है बच्चे के अंदर क्या करिए, समझ को विकसित करिए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि छात्रों की विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर और उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके। तो हर उम्र के बच्चे की सीखने की क्षमता जो है अलग होती है। जैसे छोटा बच्चा मूर्त वस्तुओं से जल्दी सीखता है, ठीक ना। जब एक शिक्षिका बच्चे की आयु और उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार सही शिक्षण सामग्री जैसे चार्ट हुआ, खिलौने हुए, ठीक ना, चुनती है तो सीखना और विकास दोनों एक साथ क्या करते हैं, चलते हैं। ये ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम को बहुत कठिन बनाकर। तो पाठ्यक्रम बच्चे की क्षमता से बहुत अधिक कठिन होगा तो बच्चा उसे समझ नहीं पाएगा और उसमें सीखने के प्रति जो है रुचि जो है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डी क्या कह रहा है कि छात्रों की आयु के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करके। तो हर बच्चा अद्वितीय होता है और उसके सीखने की गति जो है अलग होती है। यदि कोई शिक्षिका इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करती है तो वह कक्षा के सभी बच्चों को प्रभावी ढंग से जो है वह नहीं सिखा सकती है, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा कि छात्रों की विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर और उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन से तात्पर्य है बच्चे के वजन में वृद्धि, बच्चे के शरीर की लंबाई में वृद्धि, बच्चे की सोचने समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता में सुधार, बच्चे के दांतों का आना। तो बच्चे के वजन में वृद्धि यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन है। वजन को संख्याओं और किलोग्राम में जो है मापा जा सकता है, इसे वृद्धि भी कहते हैं, ठीक ना। बच्चे के शरीर की लंबाई में वृद्धि, तो शरीर की लंबाई में वृद्धि यानी इसको भी आप माप सकते हैं, तो यह भी क्या है, एक मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन है। बच्चे की सोचने समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता में सुधार। तो गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ उन बदलावों से है जिन्हें सीधे मापा नहीं जा सकता, बल्कि उनके कार्य करने के तरीके या व्यवहार में सुधार से समझा जा सकता है। जैसे मानसिक कौशल, बौद्धिक क्षमता और तर्क शक्ति में होने वाला सुधार जो है वो क्या होता है, गुणात्मक विकास कहलाता है। अगला है कि बच्चे के दांतों का आना। तो दांतों का आना शरीर की शारीरिक परिपक्वता का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, शारीरिक परिपक्वता का। हालांकि यह विकास की एक अवस्था है, लेकिन यह मुख्य रूप से शारीरिक संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, जिसे जो है गिना जा सकता है, ठीक ना। लेकिन इसका आंसर है कि बच्चे की सोचने समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता में सुधार। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम और विकास के संबंध में समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, जेरोम ब्रूनर।
तो जीन पियाजे को जो है, सबसे पहले जीन पियाजे को देखेंगे। तो जीन पियाजे को जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से अपना ज्ञान खुद बनाते हैं, सक्रिय रूप से अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं। कौन कौन है वो? पहला है संवेदी पेशी, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की को जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए जानते हैं। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है? तो वाइगोस्की ने दी है। बाकी लॉरेंस कोहलबर्ग को जो है नैतिक विकास सिद्धांत के लिए जानते हैं, नैतिक विकास सिद्धांत के लिए जानते हैं। इन्होंने बताया कि बच्चों में सही और गलत की समझ कैसे विकसित होती है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं, ठीक ना। और जेरोम ब्रूनर को जो है किस लिए जानते हैं? तो ये संज्ञानात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम और संरचनावाद पर जो है इन्होंने जो है जोर दिया है, यानी जेरोम ब्रूनर ने। इन्होंने सीखने के 3 तरीके बताए हैं। 3 तरीका कौन कौन? पहला है सक्रियता, सक्रियता, इनएक्टिव स्टेज, सक्रियता यानी क्रिया करके सीखना, क्रिया करके सीखना। दूसरा है दृश्य प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, आइकॉनिक स्टेज यानी चित्रों के माध्यम से सीखना, चित्रों के माध्यम से सीखना। तीसरा है सांकेतिक, सांकेतिक, सिंबॉलिक स्टेज यानी भाषा या प्रतीकों के माध्यम से सीखना, भाषा या प्रतीकों के माध्यम से सीखना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि लेव वाइगोस्की। समीपस्थ विकास का क्षेत्र के लिए किसको जानते हैं? लेव वाइगोस्की साहब को जानते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति के शरीर या उसके अंगों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास, परिपक्वता, वृद्धि, बुद्धि। तो विकास क्या है? सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, विकास। तो विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के बदलाव शामिल हैं। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव भी शामिल होते हैं विकास में। परिपक्वता क्या है? तो परिपक्वता का मतलब उन बदलावों से है जो आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं और समय के साथ अपने आप प्रकट होते हैं। जैसे एक बच्चे के पैरों की मांसपेशियां का इतना मजबूत होना कि वह खड़ा हो सके, क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। यह सीखने या अभ्यास पर निर्भर नहीं होती बल्कि जैविक विकास का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जैविक विकास का, ठीक ना। वृद्धि क्या है?
तो वृद्धि का सीधा संबंध शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के मात्रात्मक परिवर्तन से है। किससे है? मात्रात्मक परिवर्तनों से है। इसमें जैसे ऊंचाई, वजन और शरीर के आकार में होने वाले वे बदलाव आते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। यह विकास का ही एक हिस्सा है जो एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। वृद्धि है ये। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक मानसिक क्षमता है। कौन सी क्षमता है? एक मानसिक क्षमता है। इसका अर्थ होता है कि सीखने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने और नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की योग्यता बुद्धि है। जो यह शारीरिक संरचना से नहीं बल्कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता और संज्ञानात्मक योग्यता से क्या होती है? जुड़ी होती है, बुद्धि जो होती है। तो इसका आंसर है वृद्धि। वृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हरलाक के अनुसार विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक आकार में वृद्धि, केवल मानसिक शक्तियों का बढ़ना, प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, केवल लंबाई और वजन में वृद्धि। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि केवल शारीरिक आकार में वृद्धि। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि। और न कि संपूर्ण विकास है इसका, केवल वृद्धि है। इसमें केवल शरीर की अंगों का बढ़ना, जैसे हाथ पैर की लंबाई, ठीक ना, शामिल होती है। हरलाक का मानना था कि विकास अभिवृद्धि से कहीं अधिक व्यापक है और विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों शामिल हो सकते हैं, जबकि अभिवृद्धि केवल बढ़ना है। ठीक ना। और बी क्या कह रहा है कि केवल मानसिक शक्तियों का बढ़ना। तो यह विकास का केवल एक पक्ष है जिसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। मानसिक शक्तियों का बढ़ना, यह संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं इसको। विकास में मानसिक शक्तियों के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होती हैं। तो हरलाक का मानना था कि विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अनुसार विकास परिवर्तनों की एक ऐसी क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है जो एक व्यवस्थित और सुसंगत पैटर्न में चलती है। यह परिवर्तन व्यक्ति में परिपक्वता और अनुभव के मेल से आते हैं। डी क्या कह रहा है कि केवल लंबाई और वजन में परिवर्तन। तो यह भी एक मात्रात्मक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? एक मात्रात्मक परिवर्तन है। यह वृद्धि का हिस्सा है। ठीक ना। पूछा क्या है कि हरलाक के अनुसार विकास का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन सी है, यानी प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि गुणात्मक है, विकास मात्रात्मक है। वृद्धि जीवन भर चलती है, विकास एक समय पर रुक जाता है। वृद्धि मात्रात्मक यानी शारीरिक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। इनमें कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? वृद्धि गुणात्मक है, विकास मात्रात्मक है। तो इसको उलट दिया है। उलट दिया मतलब इसे वृद्धि जो होता है वह मात्रात्मक होता है, ठीक ना, विकास जो है वह गुणात्मक होता है। बी क्या कह रहा है कि वृद्धि जीवन भर चलती है, विकास एक समय पर रुक जाता है। तो यह भी उल्टा है। वृद्धि जो है वह एक समय पर रुक जाता है, लेकिन विकास जो है वह जीवन भर चलता रहता है। सी क्या कह रहा है कि वृद्धि मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन सी।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विकास में किस प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं? केवल शारीरिक, केवल सामाजिक और संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी, केवल बाहरी परिवर्तन। तो केवल शारीरिक, केवल शब्द ही गलत है। केवल सामाजिक और संवेगात्मक, केवल शब्द ऐसे भी गलत है। ऑप्शन इसका सी है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी। तो शारीरिक में क्या होता है? शारीरिक विकास में शरीर के आकार, वजन और अंगों की बनावट में बदलाव होता है, ये शारीरिक परिवर्तन है। मानसिक परिवर्तन क्या होता है? सोचने, समझने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास, ये मानसिक विकास होता है। सामाजिक विकास में क्या होता है कि समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों को सीखना और दूसरों के साथ संबंध बनाना, ये सामाजिक विकास है। बाकी संवेगात्मक विकास क्या होता है? इसे भावनात्मक विकास भी कहते हैं, यानी अपनी भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करना और व्यक्त करना। संवेग जैसे गुस्सा, खुशी, डर, ठीक ना। इसका ऑप्शन क्या है? सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? हरलॉक, गेसेल, डगलस, फ्रायड। तो सबसे पहले हरलॉक के विषय में देखेंगे। हरलॉक, एलिजाबेथ हरलॉक, ठीक ना। ये विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं है। इनका मानना है कि विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ठीक ना। इन्होंने बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तनों और परिपक्वता के लक्ष्य पर जो है विशेष बल दिया है, हरलॉक महोदय। बाकी गेसेल का क्या कहना है? तो अर्नाल्ड गेसेल अपने परिपक्वता सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किसके सिद्धांत के लिए? परिपक्वता सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इनका मानना था कि बच्चे का विकास मुख्य रूप से जैविक और आनुवंशिक कारकों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, ये गेसेल का मानना है। डगलस का क्या मानना है? तो डगलस और हॉलैंड ने बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान में वातावरण के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना है, डगलस। फ्रायड जो है, तो सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए जानते हैं। किसके लिए जानते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए जानते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के लिए मनोलैंगिक अवस्थाओं और अचेतन मन को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना है, सिगमंड फ्रायड साहब ने। लेकिन इसका आंसर है मेरे बच्चे हरलॉक, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास को प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम क्या है? यह बच्चे के शारीरिक और मानसिक गुणों को तय करता है, वंशानुक्रम। वातावरण क्या करता है? तो यह बच्चे के सामाजिक, मानसिक और भाषा विकास को जो है दिशा देता है, वातावरण। पोषण क्या करता है? जैसे अच्छा खान पान शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, पोषण। यानी इसका आंसर क्या है? सभी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विकास सिर से पैर की ओर का सिद्धांत क्या कहलाता है? निकट दूर का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, वंशानुक्रम का सिद्धांत। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि निकट दूर का सिद्धांत क्या कहता है। तो इसके अनुसार विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से
बाहर की ओर होता है। जैसे पहले शरीर के मुख्य अंगों का विकास होता है, मुख्य अंग का विकास जैसे रीढ़ की हड्डी और छाती, ठीक ना। उसके बाद बाहरी अंगों जैसे हाथ और उंगलियों का विकास होता है निकट दूर का सिद्धांत में। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। इसमें जो होता है कि इसमें बाल विकास में मतलब सिर से पैर की ओर होता है। इसके अनुसार बाल विकास जो है वह सिर से पैर की ओर होता है, ठीक ना। इसमें बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद वह अपने धड़, हाथों और अंत में पैरों पर जो है नियंत्रण पाता है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत में। अगला क्या कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत में जो है बच्चा पहले किसी काम को करने के लिए सामान्य गतियाँ करता है, बाद में वह विशिष्ट या सटीक हरकतें करना सीखता है। जैसे कि शुरुआत में बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का उपयोग करता है, बाद में केवल उंगलियों से उसे जो है क्या करता है, पकड़ लेता है। ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। बाकी वंशानुक्रम का सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक लक्षण उसके माता पिता के आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? आनुवंशिक गुणों पर, ठीक ना। तो इसका आंसर है कि मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। कह क्या रहा है? सिर से पैर की ओर, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, विकास को सीधे मापा जा सकता है, विकास में परिवर्तन प्रगतिशील होते हैं। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह लगातार चलती है, ये तो इसी का ऑप्शन है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, हाँ यह भी सही है। विकास में परिवर्तन प्रगतिशील होते हैं, हाँ विकास में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। विकास को सीधे मापा जाता है, नहीं, वृद्धि को जो है सीधे मापा जा सकता है, वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यह कथन किसने दिया था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हरलॉक, स्किनर। तो जीन पियाजे को किस लिए जानते हैं? मैंने कई बार बताया कि इन्हें संज्ञानात्मक विकास के लिए जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए जानते हैं। इसी को मानसिक विकास भी कहते हैं, ठीक ना। और इनका मानना था पियाजे साहब का कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन? संवेदी पेशी, चाहे संवेदी गामक अवस्था कहिए, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। बाकी थॉर्नडाइक के विषय में थोड़ा जानिए। थॉर्नडाइक को जो है प्रयास एवं त्रुटि के लिए जानते हैं, प्रयास एवं त्रुटि के लिए जानते हैं। इसी को ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं, ट्रायल एंड एरर, ठीक ना। इन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो बिल्ली पर किया था, बिल्ली पर। और इन्होंने सीखने के 3 नियम बताए हैं, 3 मुख्य नियम। कौन कौन है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। अब अगला क्या है? हरलॉक। हरलॉक के विषय में थोड़ा जानिए। हरलॉक का कथन है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इन्होंने बाल विकास की जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थी, एलिजाबेथ हरलॉक जो है वह बाल विकास की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थी। इनके अनुसार जो है बालक शुरुआत में किसी भी चीज़ या परिस्थिति के प्रति एक सामान्य अनुक्रिया दिखाता है
और धीरे धीरे परिपक्व होने पर उसका व्यवहार विशिष्ट हो जाता है। जैसे कि एक शिशु शुरुआत में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर या दोनों हाथों को हिलाता है, लेकिन बाद में क्या करता है, केवल अपनी उंगलियों का उपयोग करके उसे पकड़ लेता है या उसे पकड़ता है। ये हरलॉक का मानना है। बाकी स्किनर को जो है किसके लिए जानते हैं, तो स्किनर को जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जानते हैं। इसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो चूहे और कबूतर पर किया था, कबूतर पर। बाकी स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया में जो है पुनर्बलन यानी शाबाशी, इनाम या दंड को अत्यधिक महत्व दिया था, पुनर्बलन यानी पुरस्कार पर, ठीक ना। इनके अनुसार जो है यदि किसी अनुक्रिया के बाद सकारात्मक परिणाम या पुनर्बलन मिलता है तो उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। ये स्किनर का मानना था, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है, हरलॉक। इसका आंसर क्या है, हरलॉक, ठीक ना। हरलॉक का मानना था कि विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि का तात्पर्य है मानसिक विकास, शारीरिक और अंगों में परिवर्तन, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो सबसे पहले मानसिक विकास देखेंगे। मानसिक विकास यानी इसका संबंध बालक की मानसिक शक्तियों, सोचने, समझने, याद रखने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता के विकास से है। मानसिक विकास यह गुणात्मक होता है। क्या होता है, गुणात्मक होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी बुद्धि, भाषा और तर्क करने की क्षमता बेहतर होती जाती है, ये मानसिक विकास कहता है। बाकी शारीरिक और अंगों में परिवर्तन, तो यह अभिवृद्धि का सीधा संबंध हमारे शरीर के भौतिक आकार यानी वजन, लंबाई और अंगों की संरचना में होने वाले बदलावों से होता है। यह मात्रात्मक होती है। कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, जिसे मापा या तौला जाता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है, ठीक ना। यह एक निश्चित उम्र तक ही चलती है और फिर रुक जाती है। जैसे लंबाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, हड्डियों का मजबूत होना या वजन बढ़ना, ठीक ना। ये शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है इसके कारण जो है। सामाजिक विकास क्या है, तो समाज के नियमों, रीति रिवाजों और मूल्यों को सीखकर उसके अनुसार खुद को ढालना क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है, ठीक ना। इसके अंतर्गत बच्चा जो है वह दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, सहयोग करना और समाज में रहना सीखता है। यह प्रक्रिया जो है जीवन भर चलती रहती है, जो परिवार से शुरू होकर दोस्तों और विद्यालय तक जो है चलती रहती है। संवेगात्मक विकास क्या होता है, तो अपने संवेगों जैसे डर, गुस्सा, प्यार, खुशी और दुख पर नियंत्रण पाना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना। क्या करना, व्यक्त करना, क्या कहलाता है, संवेगात्मक विकास। जैसे कि एक छोटा बच्चा शुरुआत में अपने गुस्से या रोने पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन संवेगात्मक विकास के साथ वह अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाता है, यह संवेगात्मक विकास कहता है। लेकिन इसका आंसर है कि अभिवृद्धि का तात्पर्य है, वृद्धि क्या है, तो शारीरिक और अंगों में परिवर्तन, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोगों का प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट में एक कमेंट ज़रूर लिखना। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय बाय।